नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं इकाई 4 सामाजिक न्याय और हास्य की आवाज़ और अध्याय 7 आपका हास्यकरण की समझ। इससे पहले वाले अध्याय में आपने हमारी आपराधिक प्रणाली के बारे में पढ़ा था और आज हम हास्यकरण की समझ के अध्याय को पढ़ रहे हैं। जब भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं हास्यकरण, तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, हास्यकरण का मतलब होता है अलग रखना या अलग कर देना। जो पहले की सोसाइटी थी, जो समाज थी, वो काफ़ी जातिगत भेदभाव से भरी थी। ऊंची जाति और नीची जाति में काफ़ी भेदभाव होता था। तो जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता था, उन्हें मतलब अलग कर दिया जाता था जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके द्वारा। तो इसे हास्यकरण कहा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसका, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे आपका, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। कथन 2, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। तो इन उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सही है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। जो हमारा जो संविधान है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। दूसरा कथन यहाँ पे था आपका कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। तो ये कथन भी आपका सत्य है, क्योंकि इससे पहले आपने मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उससे जुड़े विवादों के बारे में पढ़ा, किस तरह न्यायपालिका ने उसमें अहम भूमिका निभाई और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में भी कुछ योगदान दिया और कैसे कैसे उन्होंने हैंडल किया उन केसेस को। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं हम यहाँ पे। सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेर थे। कथन 2, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान बताया। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है आपके कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है गलत कथन आपके कौन से होंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। पहला जो कथन है यहाँ पे आपका वो गलत है। जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति खेर नहीं थे। बाकी दूसरा जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कथन एक गलत है। 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति व जनजाति के समान ही पाई। तो इसके जो न्यायमूर्ति थे वो खेर नहीं थे, वो राजेंद्र सच्चर थे। इसलिए आपका पहला ये जो कथन था वो गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका पहला कथन है, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। कथन 3 है, हास्यकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है।
इन कथनों, तीनों कथनों में से आपको बताना है आपको कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। ए ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है वो बी है। 2 और 3 आपके कथन सही हैं, जो आपका पहला कथन है वो गलत है। यहाँ पे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों का भी है। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वग्रह व शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। साथ ही हास्यकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपकी सूची 1 दी गई है और यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं, इस सूची का मिलन इससे करना है। कुपोषित, देखिए कुपोषित का मतलब तो आपको पता ही है, जिन्हें सही से भोजन नहीं मिलता, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता हो, तो ये है आपका दूसरा। विस्थापित की बात की गई यहाँ पे, घैटोआइजेशन और मुख्य धारा। ठीक है, इनका आंसर देखते हैं हम क्या हो सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका बी। जो दूसरा कथन है यहाँ पे आपका बी, वो है आपका ऐसा व्यक्ति जिसे, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे ए का है ये आंसर। ये देखिए जो आपका ए है इसका 2 पे जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसे व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। जो आपका बी है वो पहले पे जाएगा। विस्थापित, ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रसारित कर दिया जाता है। जब गवर्नमेंट द्वारा कोई भी नए कार्य किए जाते हैं तो जब वो जहाँ पे वो कार्य करता है, जैसे अगर गवर्नमेंट को सड़क बनानी हो, ठीक है, और उस सड़क के बीच में कुछ लोगों के मूल निवास हों, घर हों, जो कच्ची झोपड़ी वगैरह या तिरपाल डाल के बना के रहते हैं, तो उन्हें जबरन उनसे हटा दिया जाता है। तो इन लोगों को विस्थापित कहा जाता है। यहाँ पे सी है आपका, ऐसे बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। और मुख्य धारा का यहाँ पे मतलब होता है ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है। देखिए कुपोषित का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। विस्थापित, जिन्हें बांध खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर से बाहर उजाड़ दिया जाता है। घेटोआइजेशन, ऐसी बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्यतः एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। और मुख्य धारा, जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे आपका अगला अध्याय शुरू हो जाता है। अध्याय 8, हास्यकरण से निपटना। इससे पहले आपने हास्यकरण की समझ को पढ़ा, हास्यकरण होता क्या है। अब पढ़ रहे हैं हम हास्यकरण से निपटना। पहला क्वेश्चन है इसका, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा और उससे जुड़े कुछ विवादों के बारे में भी पढ़ा। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर 36 तक है, आर्टिकल 12 से 36 में। पहला कथन है यहाँ पे, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। कथन 2, समानता का सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। ए केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका सही आंसर है उत्तर सी। ये दोनों ही कथन आपके सही है।
आर्टिकल 17 आपको ये राइट्स देता है, चाहे वो नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो, वो कहीं भी किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, किसी भी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है, और पढ़ने से कोई पढ़ भी सकता है, पढ़ने से भी ना कोई रोक सकता है। अगर ऐसा होता है कि उन्हें रोका जाता है तो आर्टिकल 17 का इस्तेमाल कर सकते हैं। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर आर्टिकल 15 का सहारा ले सकते हैं। व्याख्या में पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं आर्टिकल 15 और 17। व्याख्या। संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। और अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, उसकी नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। कथन 2, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। कथन 3, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। तो उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सत्य हैं। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि जो मुसलमान लोग हैं या जो सरदार लोग होते हैं उन्हें हेलमेट पहनने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उनके सर पे जो पगड़ी होती है तो उस कारण वो हेलमेट नहीं बांधते, तो इससे छूट मिली हुई है उन्हें। दूसरा कथन था यहाँ पे, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। बिल्कुल कथन सही है। आप देखते होंगे आरक्षण जो मिलता है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन्हें आरक्षण मिलता है और इस कारण उन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में विशेष छूट मिलती है। तीसरा कथन था यहाँ पे कि आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती, तो यह भी सत्य है। उत्तर डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। व्याख्या। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अपनी संस्कृति व धर्म विषय से संबंधित शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। जो उनके धर्म विषय से संबंधित शिक्षण स्थान होते हैं वो उन्हें खोल सकते हैं। मुसलमान व पारसी दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए कथन एक सत्य है। भारतीय संविधान में वंचित तबके के लोगों तक संसाधनों की पहुंच उपलब्ध कराने के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा प्राप्त शिक्षा संस्थानों व नौकरियों में इन समूहों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, इसलिए कथन 2 भी सत्य है। राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में अलग अलग सूचियां हैं। इन सूचियों के आधार पर नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, इसलिए आपका कथन 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन 3, किन स्थितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू होता है? कथन 1, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर। कथन 2, किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध व्यवहार करने पर।
कथन 3 है यहाँ पे, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने, खेती करने, जमीन अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेने पर। कथन 4, किसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने पर। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे केवल ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और 4 और उपयुक्त डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका उपयुक्त डी। 1989 का अधिनियम लागू होता है अगर ये सभी कंडीशन होती हैं। तो क्या होता है 1989 का अधिनियम, ये हम पढ़ते हैं व्याख्या। 1970 और 80 के दशक में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के संदर्भ में और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ी आवाज़ उठाई। फलस्वरूप संसद ने अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक, नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों को शामिल किया गया, अतः नीचे दिए गए सभी कथन इसमें शामिल है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेटरीज प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया। कथन 2, यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। उपयुक्त कथन में से आपको बताना है आपके कौन से कथन सत्य हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या, सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। इसके कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं, उनके आंखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। उनको ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिस प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। इसलिए दोनों कथन आपके सही है। यहाँ पर आपकी अगली इकाई स्टार्ट हो जाती है, इकाई 5, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, अध्याय 9, जन सुविधाएं। जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर होता है उसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है उसे हम पढ़ रहे हैं। जन सुविधाएं, लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आपका, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कथन 2, भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। इनमें से आपको बताना कौन से कथन सत्य हैं। तो आपके दोनों ही कथन सत्य होंगे। ठीक है, उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यह जो व्याख्या जो है आपका, ये आर्टिकल 21 क्लॉज 1 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आपके दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो आपका किस में दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी का, तो ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए में।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट अध्याय शुरू हो जाता है। इसमें आपका एक ही क्वेश्चन था। अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस। कथन 1, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 1, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? ए मीथेन, बी मिथाइल प्रोपाइल, सी मेथाइल आइसोनाइट, डी ब्यूटोन। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ा होगा। भोपाल की जो गैस त्रासदी थी वो दिसंबर 1984 में हुई थी और बहुत बड़ी ये दुर्घटना थी जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। तो इसमें से जो गैस निकली थी वो निकली थी आपकी मिथाइल आइसोसानाइट। तो उसका जो उत्तर होगा वो सी सही होगा, उत्तर सी। व्याख्या, दिसंबर 1984 में घटित हुई भोपाल गैस त्रासदी की घटना दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। यूनियन कार्बोनाइट नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसानाइट गैस रिसने लगी। इस त्रासदी से 3 दिन के अंदर 8000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए, पर लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। जो लोग इस गैस त्रासदी में बच गए वे गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों व अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीब गरीब विक्रियाएं पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का जो पानी है वो भी दूषित हो रहा है और यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कथन 2, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना आपको कौन से कथन है दोनों में से। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून सन 1986 में बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लेख है। तो आर्टिकल 21 आपको हेल्थी इन्वायरमेंट का राइट्स देता है। माफ कीजिए, हेल्थी नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर होगा, मतलब स्वच्छ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी भी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। कथन 2 है यहाँ पे, संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। तो इनमें से बताना आपको उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 23, ठीक है, तो आपका जो शोषण का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो आपका आर्टिकल 23 में है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी अनुच्छेद 23 के माध्यम से बाल श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है, यानी कि बाल श्रम जो छोटे उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है उसको भी गैर कानूनी घोषित किया गया। अतः 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम
से संकलन नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका अध्याय 10 भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति। ये आपका जो पढ़ा इससे पहले कानून और सामाजिक न्याय, ये आपका लास्ट चैप्टर था कक्षा 1 की पुस्तक का। और अब हम लोकतांत्रिक राजनीति को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।